please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, आखिरी सौदा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्षदा सावंत। नमस्कार और मैं हूं हेमंत घई। सबसे पहले आपको बताते हैं इस वक्त की बड़ी बातें। जहां शानदार रिकवरी भारतीय बाजारों में देखने को मिल रही है। ग्लोबल मार्केट्स में जो क्यू सुधरे, एशियाई बाजार कमजोर खुलने के बाद रिकवर हुए, डाउ फ्यूचर्स में जो रिकवरी आई और यूरोप के मार्केट्स में जो मजबूती दिखी, इससे ही फायदा मिला। और देखिए 10,075 के आसपास इस समय निफ्टी कारोबार करता हुआ, सेंसेक्स डेज लो से 400 पॉइंट रिकवर हो चुका है। बैंक निफ्टी में भी एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल रहा है। निफ्टी करीब 1.5% उछल चुका है और सरकारी बैंकों में जोरदार तेजी देखने को मिल रही है, या फिर कहीं शॉर्ट कवरिंग मूव्स देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा गिरावट भी यहीं हुई थी। मिड कैप इंडेक्स पे भी अच्छी रिकवरी देखी जा रही है। आईटी, ऑयल एंड गैस शेयरों में दमदार तेजी। हर्षदा, तो व्हाट अ स्टार्ट टू द वीक, ये कह सकते हैं आप? जी हाँ, काफी बढ़िया मूव। और शुरुआत भले ही थोड़ी सी नरम रही हो, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ा है तेजी आई है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट्स में एक बढ़िया रिकवरी। देखिए, हम नेगेटिव टेरिटरी में जूझ रहे थे और उसके बाद हमने देखा है तेजी का मोमेंटम 12 बजे के बाद बाजार ने पकड़ा है। 10,000 के ऊपर 10,077 के लेवल्स इस समय निफ्टी दिखा रहा है। 80 पॉइंट की तेजी। सेंसेक्स भी 32,900 के लेवल्स पर आ चुका है। 300 अंकों का उछाल। लेकिन आज की तेजी में पूरा योगदान आज बैंकों का है, खासकर सरकारी बैंक। यहां पर सबसे ज्यादा एक्शन हुआ है और ये लेट मूवर्स हैं। मिड कैप इंडेक्स, जहां पर सेंसेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी में अच्छी तेजी आई थी, वो हिल नहीं रहा था। अब 133 अंकों का उछाल। लेकिन निफ्टी बैंक देखिए 330 अंकों की बढ़त यहां पर देखने को मिली और पीएसयू बैंक इंडेक्स इकलौता करीब 2.5% से ज्यादा का उछाल दिखा चुका था। और वहां पर अभी भी आप देखेंगे अब 3.5% तक की तेजी बनती दिखाई दे रही है। तो काफी बढ़िया मूव इन सरकारी बैंकों ने दिखाया है। बिल्कुल। तो आखिरी 1 घंटे में हम आपको बताने वाले हैं कि ये जो शानदार रिकवरी देखी जा रही है 2 दिन बाद है एक्सपायरी। तो एक्सपायरी कहाँ होने वाली है मार्च सीरीज की? जी हाँ, इस पर बात करेंगे और साथ ही हम जानेंगे कि फंड मैनेजर्स इस समय क्या कर रहे हैं। कोटक लाइफ इंश्योरेंस के फंड मैनेजर हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही एक आईपीओ भी देखिए आज खुला है लेमन ट्री का। इसमें आपको निवेश करना चाहिए, पैसा लगाना चाहिए या अवॉइड कर देना चाहिए, इस पर भी चर्चा होगी। और रोज़ की तरह बताएंगे आपको बीटीएसटी, एसटीबीटी आइडियाज़, कहाँ पर लॉन्ग जाने के मौके हैं, कहाँ पर शॉर्ट जाने के, और ये होगा ठीक 3 बजे आज। और स्टॉक्स देख लेते हैं जहां पर सबसे ज्यादा एक्टिविटी देखने को मिली है। सरकारी बैंकों का ही बोलबाला है आज। यहीं पर सबसे ज्यादा शॉर्ट्स कवर हुए हैं। कैनरा बैंक देखिए यहां पर 7% तक की तेजी, क्योंकि कैनफिन होम वाली डील किसी भी समय हो सकती है, इस उम्मीद में स्टॉक में पुल बैक आया है। बैंक ऑफ बड़ौदा, सिंडिकेट बैंक, एसबीआई, यूनियन बैंक के दूसरे मूवर्स हैं। कम से कम 4% का उछाल इन काउंटर्स में देखा गया है। कंज्यूमर शेयर, ऐसे शेयर जहां पर हमने देखा है काफी तेजी बनी है आज। बाटा 4% का उछाल। टाइटन में 50 रुपए तक का मूव देखने को मिला है। जुबिलेंट फूड, HUL, वरुण बेवरेजेस काउंटर्स हैं जहां पर तगड़े वॉल्यूम्स पर यहां पर तेजी बनती दिखाई दी है। दिग्गजों पर आते हैं जहां पर एक्शन है। येस बैंक देखिए आउट परफॉर्म करता हुआ। येस बैंक आज निफ्टी के टॉप ट्रेड्स में शामिल है। जी एंटरटेनमेंट, बजाज फाइनेंस, M&M, HDFC ये दूसरे गेनर्स हैं आज के सत्र में। मिड कैप स्टॉक्स में जहां पर अच्छी तेजी बन रही है, उनमें से कुछ हाइलाइट्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। प्रेस्टीज एस्टेट्स 10 रुपए ऊपर, 3.5% का उछाल। फैक्ट में हमने देखा था 1 बजे के आसपास मोमेंटम पिकअप हुआ और वो स्टॉक अब अपर सर्किट पर लगता हुआ। LIC हाउसिंग फाइनेंस, CESC, कैडिला हेल्थ केयर ये दूसरे तेजी वाले खिलाड़ी। बिल्कुल। और देख लेते हैं जल्दी से कि फेयर एंड ग्रीड मीटर आज क्या सजेस्ट कर रहा है। और सुबह देखिए जब भारतीय बाजार खुले थे तो ये 50 पे था और इस समय 52 पर। तो बहुत बुलिश नहीं है, लेकिन देखिए आज ये मंदी की तरफ इशारा नहीं कर रहा। लोग कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हैं, ये आप इस मीटर को देखकर आज मान सकते हैं। एक रिकवरी दरअसल देखने को मिल रही है सेंसेक्स और निफ्टी में, और शॉर्ट कवरिंग की ही वजह से ये तेजी बनी हुई है। इसीलिए देखिए बहुत उत्साहित नहीं था हमारा फेयर एंड ग्रीड मीटर। और अगर आप आज का बाजार को सही से पढ़ना चाहते हैं तो आपको देखना चाहिए एक सूचकांक, और वो है एडवांस डिक्लाइन रेशियो। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। अभी भी गिरने वाले शेयरों की संख्या थोड़ी सी ज़्यादा है बढ़ने वाले शेयरों की वजह से के मुकाबले। तो फिर तेज़ी जो है वो शॉर्ट कवरिंग की वजह से है, और कुछ शेयर जो बहुत पिट चुके थे वो परसों की एक्सपायरी से पहले आज यहाँ पर कवर होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो चलिए ऐसे ही शेयर आपके लिए ढूंढते हैं जहाँ पर और शॉर्ट कवरिंग आपको उम्मीद की जा सकती है। जेपी एसोसिएट्स जैसे स्टॉक्स देखिए काफ़ी दबाव में थे, आज ये उछले हैं। जस्ट टायल ये एक और हाई बीटा स्टॉक है,
ये आज 5% ऊपर कारोबार कर रहा है। राहुल, क्या ये और ऊपर जा सकते हैं इस तरह के कमज़ोर क्वालिटी के स्टॉक्स जो पिटे थे पिछले कुछ दिनों में? क्योंकि जस्ट डायल देखिए पिछले 5 मिनटों में इसने अपनी चाल शुरू करी है, और कितनी अपसाइड आपको लगती है जस्ट डायल में? हेमंत जी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि अब काफ़ी सारे स्टॉक्स में ओवरसोल्ड जोन में थे, और काफ़ी सारे स्टॉक्स में मेरे ख्याल से आज निफ्टी के साथ शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है और थोड़ा मोमेंटम आते हुए दिख रही है। तो जस्ट डायल में भी सेम ऐसा देखने को मिला है। स्टॉक का 430 से 445 के बीच में काफ़ी टाइम तक वही रेंज में घूम रहा था, और आज मार्केट के साथ उसमें थोड़ा शॉर्ट कवरिंग जरूर देखने को मिल रही है। तो मैं मानता हूँ एक 442 का जो उनका रेंज था वहाँ एक और स्टॉप लॉस लगाया सकता है। ये 470 तक का ये पुल बैक देखने को मिल सकता है जस्ट डायल के अंदर। ओके, ये फिलहाल रहा है जस्ट डायल पर, लेकिन दूसरे जो स्टॉक्स जहां पर हमने देखा है काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला है। इसमें काफ़ी दिनों बाद CESC में देखिए क्या बढ़िया मूव देखा गया है, 6% तक का उछाल नज़र आ रहा है। क्या इस स्टॉक में आप तेज़ी की पोजीशन लेना चाहेंगे या फिर अगली सीरीज़ में कैरी करना चाहेंगे? आई थिंक डेफिनेटली तेजी की पोजीशन बनाए रखने की राय रहेगी मेरी CESC के अंदर। जिस तरह से आज मोमेंटम बिल्ट हुआ है स्टॉक्स में, फ्रेश लॉन्ग्स बिल्टअप भी देखने में शॉर्ट कवरिंग के साथ नए फ्रेश लॉन्ग्स जुड़ते हुए देखने को मिले हैं। तो मैं मानता हूँ स्टॉक नियर टर्म में वापस 906-7 का अच्छा सपोर्ट रहेगा, और ऊपर में 975 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है CESC अंदर। और कैन बैंक के लिए भी राय दीजिए। ये भी देखिए 7% ऊपर है, खुला और खुलने के बाद यहाँ पर भी रिकवरी, और इस सीरीज में काफ़ी पिटा भी था ये स्टॉक का। क्या शॉर्ट कवरिंग के चलते ये भी ऊपर जा सकता है? आई थिंक PSU बैंक्स के अंदर एंटायर पैक के अंदर अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग हमने देखने को मिली है। तो BNB यूनियन बैंक, कैनरा बैंक, स्टेट बैंक, तो ये सभी स्टॉक्स के अंदर मेरे ख्याल से थोड़ी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है। तो मैं मानता हूँ ये थोड़ा अभी भी एक्सटेंड हो सकती है एक्सपायरी पर्सपेक्टिव के लिए। ओके, तो एक्सपायरी पर्सपेक्टिव से यहाँ पर हम देख रहे हैं काफ़ी मोमेंटम, काफ़ी एक्शन देखने को मिल रहा है। कुछ और काउंटर्स जो काफ़ी दिनों बाद एक अच्छी चाल दिखा रहे हैं। टाइटन देखिए एक अच्छा पुल बैक कम बैक दिखाता हुआ 5% का मूव, क्या ये टिकाऊ है? बाटा में भी देखिए ऐसी ही तेज़ी बनती दिखाई दे रही है। इस कंज्यूमर पैक में आप क्या पिक करेंगे? आई थिंक हर्षदा जी डेफिनेटली दोनों के दोनों स्टॉक बाटा एज वेल एज टाइटन दोनों मेरे ख्याल से अच्छे खासे लॉन्ग्स बिल्टअप देखने को मिले। और टाइटन की पहले बात करें तो टाइटन मेरे ख्याल से नए टेरिटरी के अंदर आ गया और 52 एक हाई के आसपास स्टॉक का कारोबार कर रहा है, और अगेंस्ट द मार्केट हमने देखा है स्टॉक ने नया हाई बनाया है। तो मैं मानता हूँ ये अभी भी और तेजी बाकी है टाइटन के अंदर। 1020 तक का मुझे लगता है कि लेवल देखने को मिल सकता है। नियर टर्म स्टॉप लॉस 910 का रहेगा। टोरेंट पावर एक और ऐसा स्टॉक है जो पिछले 5 मिनटों में देखिए दौड़ लगाता हुआ अच्छी तेज़ी यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। दिन के निचले स्तर से 6% की रिकवरी हो चुकी है इस स्टॉक में। और साथ ही देखिए काफ़ी सारे IDBI बैंक देखिए डेज लो से ये 6% रिकवर होता हुआ है। DBI, टोरेंट पावर, ये तमाम स्टॉक्स में देखिए शॉर्ट कवरिंग के चलते बढ़िया मूव बनता हुआ नज़र आ रहा है। बट टोरेंट पावर, IDBI बैंक का राहुल जी इसके ऊपर अपनी राय दीजिए। आई थिंक IDBI बैंक की बात करें तो पहले सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर हमने अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली है। तो IDBI में भी थोड़ी बहुत मेरे ख्याल से शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। तो नियर टर्म का स्टॉप लॉस रहेगा 69, और मेरे ख्याल से 77-78 तक का टारगेट आप IDBI बैंक के अंदर देख सकते हो। ऑप्शंस के लिहाज से आपकी कोई स्ट्रैटेजी, आई एम नॉट श्योर ये मार्च सीरीज के लिए वैलिड होगी या नहीं, लेकिन अप्रैल के लिए आपने कुछ सोचा होगा। क्या सलाह दे रहे हैं आप अपने क्लाइंट्स को राहुल? आई थिंक हर्षदा जी जिस तरह से बैंकेक्स में थोड़ा शॉर्ट कवरिंग मुझे लग रहा है कभी भी थोड़ी और बाकी हो सकती है। तो मैं मानता हूँ कि बैंक निफ्टी के कॉल ऑप्शन ये जो मार्च की सीरीज़ के भी लॉन्ग किए जा सकते हैं, एज वेल एज अप्रैल के भी 24,500 के लॉन्ग किए जा सकते हैं। मैं मानता हूँ कि एक बार 24,500 का बैंक निफ्टी का लेवल देखने को मिल सकता है। ओके, लेकिन ऐसे बाज़ार में भी कुछ स्टॉक्स है जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, जहां कोई शॉर्ट कवरिंग मूव नहीं है, और वो है HCC, हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन। 2 दिन पहले जब यहां पर खबर आई कि बैंकरप्सी फाइल की जा सकती है कंपनी द्वारा लवासा के प्रोजेक्ट्स के लिए, तब 13% गिरा। उसके बाद अगले दिन 3-4-5% की रिकवरी है, और आज फिर देखिए ये 6% नीचे है। इसमें कोई रिकवरी नहीं है। राहुल इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स बताइए क्या है? आई थिंक स्टॉक फॉलिंग नाइस की तरह है। देखो आप कंटिन्यूसली हमने
गिरते हुए देखने को मिल रहा है स्टॉक। तो मुझे लगता है कि अभी भी ये स्टॉक अच्छे खासे लोज बना सकते हैं। नियर टर्म मुझे लगता है एक बार 19.5 पे सपोर्ट ले सकता है स्टॉक। तो मैं मानता हूँ अभी भी शॉर्ट किया जा सकता है 19.5 के लक्ष्य के लिए। हमारे साथ अब एक और जानकार जुड़ गए हैं, किरण जाधव। किरण, गुड आफ्टरनून। निफ्टी बैंक देखिए अब 400 पॉइंट का उछाल बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था और 10-100 पर दस्तक दे चुका है निफ्टी। एक्सपायरी के लिहाज से जहां पर बीते हफ्ते तक तो यही चर्चा हो रही थी कि हम शायद 9900 के आसपास टिकेंगे, पूरी तरह से मूड बदला है। अब आप किस पर बेट कर रहे हैं? देखिए, शुक्रवार को भी मैं शाम दोपहर के शो में था और मैंने कहा था कि इधर से एक बाउंस बैक लाजमी है और वही आज देखने को मिल रहा है। इधर से मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी की बात करें तो 24,300 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए एक्सपायरी के पहले। तो शायद कल ही आपको 24,300 के लेवल्स टेस्ट होते नजर आएंगे। अभी के लेवल में 24,100 की जो लेवल है वो बहुत ही अहमियत वाली लेवल रहेगी, क्योंकि यहीं से गैप छूटी थी 2 दिन पहले। तो ये अगर गैप फिल करता है तो थोड़ा सा उसका एक्सटेंशन 200-300 पॉइंट का मिल जाना चाहिए और वही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। मीडियम टर्म आउटलुक अप्रैल के लिए मेरा तो थोड़ा सा नेगेटिव ही है। जहाँ पे निफ्टी की बात है, निफ्टी में भी ऐसा ही कुछ रुझान है। मुझे लगता है कि 10,150, 160 के लेवल्स कल दोपहर शाम तक देखने को मिल जाने चाहिए और उधर से वापस एक बार थोड़ा सा करेक्टिव रैली देखने को मिल सकती है। और एक्सपायरी के लिए क्या व्यू है किरण आपका? ये एक्सपायरी जो बुधवार को है किस नोट पर होने वाली है? देखिए, जो अगर ओपन इंटरेस्ट का आपको कंसंट्रेशन देखना है तो 10,200, 10,100 को काफी है, तो इसके बीचों बीच रहना चाहिए। ऑन द लोअर साइड जो 10,000 का जो सपोर्ट था वो होल्ड कर चुके हैं। तो मेरा मानना है कि बिटवीन 10,150 एंड 200 अराउंड 10,150 की एक्सपायरी देखने को मिल जानी चाहिए। ओके, ये फिलहाल आपके लिए सलाह। तो हायर ग्राउंड पर होपफुली एक्सपायरी हो, यानी कि जो मोमेंटम आया है मार्केट में वो टिका रहे। एक स्टॉक जो दोपहर बाद भागा ये है अदानी एंटरप्राइजेज। इस पर राहुल आप राय दीजिए, क्योंकि कंपनी ने कोल माइनिंग अग्रीमेंट तलवीरा के लिए प्लान कर लिया है, साइन कर लिया है और उस डेवलपमेंट के बाद ही ये तेजी बनती दिखाई दी। 159 के लेवल्स देखिए आ चुके हैं स्टॉक में। तेजी करना चाहेंगे? आई थिंक मैं अभी भी अवॉइड करूंगा ये स्टॉक के अंदर। मुझे नहीं लग रहा है कि लंबी चौड़ी तेजी देखने को मिल सकती है ये स्टॉक के अंदर। तो आप नियर टर्म स्टॉक का जरूर सपोर्ट काफ़ी नीचे में रहेगा कि तो ये लेवल पे तेजी करेंगे तो, और अपसाइड भी मुझे नहीं लगता कि 165 के ऊपर नियर टर्म में जा सकता है। तो अवॉइड करनी ही बेटर स्ट्रेटेजी रहेगा अदानी एंटरप्राइज के अंदर। कुछ और स्टॉक्स देखिए जहां पर आज दबाव देखने को मिल रहा है और इट्स बढ़िया शॉर्ट कवरिंग मूव, जहां पर दिन के हाईएस्ट लेवल पर इस समय मार्केट हो 10,100 के बेहद करीब, कोई रिकवरी नहीं है। जी हाँ, MCX आप देखिए 3.5% कमज़ोर। तो HCC, MCX, इवन पेट्रोनेट LNG देखिए ये भी 3% की कमज़ोरी और यहाँ पर भी कुछ खास रिकवरी नहीं है। तो पहले सवाल पेट्रोनेट पर राहुल, कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की मैं रिपोर्ट्स पढ़ रहा था और वो कह रहे हैं कि जिस तरह से अब कंपटीशन बढ़ने वाला है LNG सेगमेंट में, कुछ अनलिस्टेड कंपनियां बड़ी कैपेसिटी लगाने वाली हैं, तो कुछ ब्रोकरेज हाउसेस थोड़े से निराश हैं और वो कह रहे हैं पेट्रोनेट LNG को वो अब यहाँ से नीचे आते हुए देखेंगे। और आज देखिए वैसा ही प्ले आउट हो भी रहा है। पेट्रोनेट LNG दिन के निचले स्तर के ऊपर कारोबार करता हुआ, कोई रिकवर नहीं यहाँ पर देखने को मिल रही। ये देखिए खुला और खुलते ही फिसला है। पेट्रोनेट LNG के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स नीचे में आपको क्या नज़र आ रहे हैं? राहुल, आपको आवाज, आपके लिए सवाल है। आई थिंक पेट्रोनेट LNG के देखें तो हमने अच्छी खासी आज थोड़ा सेल ऑफ देखने को मिल रहा है और आपने सही बताया कि जिस तरह से ओवरऑल मार्केट चल रहा है और ये स्टॉक्स अभी भी अंडर प्रेशर देखने को मिला है, तो मैं अभी भी शॉर्ट करने की राय दूंगा। 232 के स्टॉप लॉस से ये स्टॉक 212 तक आ सकता है, ऐसा मैं मानता हूँ। चले, तो अभी भी शॉर्ट का ही आइडिया है यहाँ पर आ रहा है। देखिए स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहा है इस मार्केट को। बाजार में काफ़ी बढ़िया रौनक आई है, लेकिन पेट्रोनेट जैसे कुछ स्टॉक्स हैं जो अभी भी नीचे की तरफ ही बने हुए हैं। लेंगे आपसे इजाज़त राहुल, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय निकालने के लिए। लेकिन बाजार के इस पूरे एक्शन पर आगे 1093 के लेवल्स पर इस समय निफ्टी ट्रेड करता दिखाई दे रहा है। आगे जोड़ेंगे संदीप जैन को, किरण जाधव हमारे साथ है, संदीप वागले भी देंगे साथ ब्रेक के बाद।
स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। 45 मिनट बचे हैं भारतीय बाजारों के समाप्ति होने के लिए और देखिए क्या जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। 450 पॉइंट ऊपर इस समय बैंक निफ्टी कारोबार करता हुआ, तो 24,100 के आसपास ये देखिए कारोबार हो रहा है और यही वो पॉकेट है जिसके चलते अब सेंचुरी लग चुकी है निफ्टी में भी और 10,100 के ऊपर देखिए निफ्टी भी निकल चुका है। जबरदस्त तेजी, जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग मूव बल्कि कहना चाहिए वो मार्केट में बनता हुआ इस समय नजर आ रहा है। चलिए कुछ फंड मैनेजर्स को जोड़ते हैं। हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं कोटक लाइफ इंश्योरेंस के फंड मैनेजर रोहित अग्रवाल साहब और साथ ही kiranjadhav.com के किरण यादव जी भी हमारे साथ मौजूद हैं और संदीप आगले भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अग्रवाल साहब स्वागत है आपका। अब ये बताइए आज की बाजार को आप किस तरह से पढ़ रहे हैं और अगला जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वाला है अगले हफ्ते से, उस पर आपका क्या व्यू है? नए फाइनेंशियल ईयर में क्या अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है या अभी भी ग्लोबल मार्केट्स की चिंता ओवरहैंग बनी रहने वाली है? जी हमें लगता है कि आज जो देखने को मिल रहा है वो एक शॉर्ट कवरिंग है और बाज़ार में बहुत सारे शॉर्ट्स थे। LTCG रिलेटेड जिन लोगों को अपने प्रॉफिट्स बुक करने थे वो ऐसा लगता है कि हो गया है और आपको हो सकता है कि नेक्स्ट 2 दिन भी ऐसा दिखे कि बाज़ार में थोड़े से तेज़ी का रुख रहे। हमें लगता है कि अभी जो लार्ज कैप में हमें दिख रहा है वो मिड कैप और स्मॉल कैप में भी धीरे धीरे हो सकता है। अगले साल की अगर बात करें तो अभी भी ग्लोबल जो इन्वायरमेंट है वो वॉलेटाइल है, इसलिए कोई बहुत तेज़ी का रुख नहीं है, लेकिन अगले साल 15 से 20% के बीच के अर्निंग्स ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस हैं। अगर वो अर्निंग्स ग्रोथ मटेरियलाइज होती है तो मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल होने के साथ साथ थोड़ा ऊपर नीचे होने के बाद भी ऊपर की तरफ ही जाना चाहिए, क्योंकि फाइनली अगर अर्निंग्स आएंगे तो मार्केट्स ऊपर जाएंगे। थोड़ी सी PE डी रेटिंग हो सकती है, लेकिन वो हमें देखना होगा कि ग्लोबल ट्रेड वॉर और टैरिफ का जो एस्केलेशन चल रहा है वो कहाँ तक जाता है। अभी फ़िलहाल जो हमें दिख रहा है वो ऐसा नहीं है कि एक फुल ब्लोन वॉर होने वाला है टैरिफ पे। अगर ऐसा ही कुछ रहा और बीच में कुछ एडजस्टमेंट हो गया और जो पार्टीज़ हैं, इंटरेस्टेड पार्टीज़, उन्हें लगा कि अब इससे ज़्यादा एस्केलेट नहीं करना चाहिए, तो हमें लगता है वर्ल्ड मार्केट और इंडियन मार्केट दोनों ही थोड़े ठीक हो जाएंगे। अगर ऐसा नहीं भी होता है तो अगर ये भी देखा जाए तो एक कंसेंसस व्यू साथ साथ ये भी है कि डॉलर डिप्रिशिएट करेगा। अगर वैसा होता है तो इमर्जिंग मार्केट्स के लिए अच्छा है, लेकिन थोड़े उथल पुथल के बाद। वैसा होने से जब इमर्जिंग मार्केट में पैसा आता है तो इंडिया में भी पैसा आएगा ही। उस समय इंडिया की जिस हिसाब से अर्निंग्स होगी उस हिसाब से इंडिया को एलोकेशन मिलेगा। तो हमें लगता है कि 1 से 2 क्वार्टर की वॉलेटिलिटी और रह सकती है, लेकिन अगर 15 से 18% की अर्निंग ग्रोथ इंडिया में आ गई तो फाइनली मार्केट्स फिर ऊपर चले जाएंगे। इसमें काफी इफ्स एंड बट्स हैं कि अगर अर्निंग्स ग्रोथ आ गए, अगर ट्रेड वॉर के लिए किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज हो गया, ऐसी स्थिति में जहां पर इतने सारे सवाल हैं, रिटेल निवेशकों की क्या नजरिया होना चाहिए वो सब लोग जानना चाहते हैं। क्या आपने नोटिस किया है कि फंड फ्लो में किसी तरह का बदलाव है? जो नया पैसा आ रहा था क्या अभी भी इंटैक्ट है, वो फ्लोज बरकरार हैं या फिर लोगों ने अपने हाथ पीछे खींचे हैं? जी, अगर हम फंड फ्लोज की बात करें तो मार्च में अभी हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है कि कहें कि रिटेल ने हाथ खींच लिए हैं। अगर रिटेल की बात करें तो हम उन्हें हमेशा यही राय देते हैं कि आप मार्केट में जब आए तो 3 महीने 6 महीने के लिए मत आइए। आप मार्केट में 5 साल 10 साल 20 साल के लिए आइए। लेकिन आप जो व्यू पूछ रहे हैं वो 3 से 6 महीने का है। तो अगर मैं 5 साल 7 साल 10 साल की बात करूं तो उसके हिसाब से मार्केट में कोई प्रॉब्लम नहीं है और 15 से 18% की अर्निंग्स ग्रोथ अभी भी हमें मार्केट में नेक्स्ट 5 साल से 10 साल तक दिखता है। अगर उसको नज़रिए में रखें तो रिटेल का जो आप बोल रहे हैं हाथ खींचने की बात, वो भी हमें देखने को नहीं मिला है। मे बी वो इसीलिए है कि वो भी ये बात को समझ रहे हैं कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है। थोड़ी सी मैक्रो वॉलेटिलिटी है, थोड़ी सी माइक्रो वॉलेटिलिटी भी है जो कि बीच बीच में होती रहती है, लेकिन उस टाइम पे हाथ खींचने के बजाय हमें उस मार्केट में बने रहना चाहिए, क्योंकि उसी समय हमें थोड़े से वैल्यू मार्केट में थोड़ी वैल्यू मिलती है। किसी भी बुल मार्केट में अगर मार्केट एक तरफा चलता रहता है तो मार्केट के लिए अच्छा नहीं होता। एक्चुअल में वही हो रहा है और हमें देखने को मिल रहा है कि रिटेल भी थोड़ा रेजिलियंट है, जो कि एक अच्छी बात है मार्केट्स के लिए लॉन्गर टर्म के लिए। थोड़े से समझदार हो चुके हैं रिटेल निवेशक। पैनिक करने के बजाय डिप्स पर खरीदारी का सिलसिला जारी है जो लॉन्ग टर्म के लिहाज से फायदा कमाएगा जरूर।
24,140 का लेवल और 200 पॉइंट की बढ़त अब मिड कैप इंडेक्स में देखने को मिल रही है। देखिए मोमेंटम काफी बढ़िया है, 10,100 के लेवल्स पर इस समय टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। संदीप जैन, एक बढ़िया टर्न अराउंड मार्केट ने जरूर दिखाया है और खास बात यह है कि सरकारी बैंकों में सबसे ज्यादा शॉर्ट कवरिंग हुई है। ये क्या शॉर्ट कवरिंग तक ही मूव सीमित रहेगा या फिर कुछ खरीदारी का मूड बन रहा है आपका? नहीं, देखिए खरीदारी का मूड के लिए तो काफ़ी कॉशियस है। सेक्टर स्पेसिफिक और स्टॉक स्पेसिफिक दो कुछ आइडियाज़ हैं, बट स्टिल मेरी राय यही रहेगी कि इसको एक शॉर्ट कवरिंग मूव ही मानना चाहिए और डिसाइसिवली 10,250-300 ये रेंज क्रॉस करता मार्केट तो वहाँ पे कुछ कॉन्फिडेंस आएगा। बट ओवरऑल ये मैं काफ़ी शॉर्ट टर्म का नज़रिया बता रहा हूँ। बट जिस साल में इलेक्शंस रहते हैं तो उस साल में वैसे भी कॉशियस रहना चाहिए और काफ़ी स्टेट इलेक्शंस है, काफ़ी सारे इवेंट्स है, टैरिफ वॉर चल ही रहा है, तो इन सब के बीच मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा लेट होना और थोड़ा सा नीचे के जो रिटर्न्स है वो उसका लालच नहीं करके कंफर्मेशन के बाद सरकारी बैंकों पर आपकी राय लेना चाहूंगी, क्योंकि वहीं पर हम देख रहे हैं सबसे ज्यादा एक तो मारकाट मची थी वो पीएनबी घोटाले के बाद, और आज अगर किसी ने लीड किया है तो इन पीएसयू बैंकों ने ही लीड किया है। तो कैनरा, आंध्रा, यूनियन बैंक, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा में जो रिकवरी आई है इसमें आप क्या नई तेजी करेंगे? शॉर्ट कवरिंग मूव है वो हम सब समझते हैं, लेकिन क्या नई तेजी के लिए आप तैयार हैं? नहीं, आई विल बी वेरी कॉशियस। मैं रादर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के साथ जाऊंगा। वहाँ पे भी क्वालिटी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स काफ़ी महंगे हो चुके हैं, तो वहाँ पे सिलेक्टिवली कुछ देखेंगे आइडियाज़। बट बाकी पीएसयू बैंक्स में अगर कोशिश करनी है तो एक एसबीआई के साथ ज़रूर से कोशिश की जा सकती है। रेस्ट आई डोंट थिंक आई हैव कन्विक्शन, और मैं तो राय नहीं दूंगा कि पीएसयू बैंक्स में ये बाउंस को भी एनकैश करने की कोशिश करें। तो बहुत कॉशियस हैं संदीप जी, और सही बात भी है। आज जो शॉर्ट कवरिंग के चलते बाजार ऊपर है, लेकिन ये बताइए फिर लिस्ट बनानी शुरू की जाए क्या जैन साहब? बढ़िया शेयर, कंजम्पशन से जुड़ी हुई कंपनियां जहां पर दिक्कत नहीं है। देखिए आज भी काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो कंजम्पशन से जुड़े हुए हैं, जो 52 वीक हाइज लगा रहे हैं। क्या उन कंपनियों में खरीदारी करनी चाहिए? बाटा देखिए आज क्या ज़बरदस्त प्रदर्शन दिखा रहा है। जुबिलेंट फूड वर्क्स ने 52 वीक हाइज लगाए और लगातार हम लोग इसकी बात भी करते आए हैं चैनल पर। आपको कंजम्पशन सेक्टर पर से में कुछ स्टॉक्स अगर पसंद हो तो वो लिस्ट हमारे साथ बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैंने पिछले वीक स्पेशल शो था, उस दौरान कुछ कंजम्पशन स्टोरीज रिलेटेड बातें भी की थी, और कूल शेयर्स बोल के शो था, तो उसमें एक मैंने जॉनसन हिटाची ये स्टॉक बताया था। और मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरीके की इस बार गर्मी रहने के अनुमान भी है, और जो ये कंपनी का क्वालिटी है और जो ओवरऑल वैल्यूएशंस है, और हाई वैल्यू स्टॉक्स होते तो अननेसेसरली रिटेल हाथ नहीं लगाता है, और जिस तरीके से ग्रो की है कंपनी और ब्रांड वैल्यू को देखते हुए जॉनसन हिटाची इस पर्टिकुलर स्टॉक पे ध्यान दिया जाए। फिर मुझे समहाउ रिलायंस भी अच्छा लगता है, क्योंकि जो रिलायंस का जो जियो और डेटा का जो बिजनेस है वो एक अलग ही कन्विक्शन देता है लॉन्गर रन के हिसाब से, तो वहाँ पे ध्यान दें। ये भी एक बड़ी कंजम्पशन स्टोरी है इनफैक्ट इंडिया की। और फिर मुझे एक मैंने स्टॉक टू व्हीलर सेगमेंट काफ़ी अच्छा लगता है, जहाँ पे रूरल इंडिया भारत की जो स्टोरी है उसका ट्रू रिप्रेजेंटेटिव है, और हीरो होंडा वहाँ पे अच्छा लगता है वैल्यूएशंस के लिहाज से। और जो आपने जुबिलेंट फूड वर्क्स कहा, इस टाइप के स्टोरीज हैं, बट वैल्यूएशंस पे भी फिर भी मैं ध्यान दूंगा। तो मेरे हिसाब से तो देखिए लिस्ट बिल्कुल तैयार कर रखी है, और थोड़ा वेट कर रहे हैं कि 8 से 10% कहीं भी अगर कैश मार्केट के स्टॉक्स में करेक्शन आए तो वहाँ एंट्री लेनी चाहिए। बाकी एक आरसीएफ स्टॉक है फर्टिलाइजर्स में, वो अच्छा लगता है, अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है, 110-15 के लेवल से अब 72 रुपये के लेवल से डाउन साइड 10-5% दिखती है और उसके बाद अपसाइड बहुत बड़ी दिखती है। तो ये टाइप के स्टॉक्स है जिन पे ध्यान दिया जा सकता है। तो कुछ अलग अलग आइडियाज हैं, लिस्ट तो बना रखी है, लेकिन आज देखिए ट्रेडर्स ने कौन कौन से शेयर चुने हैं जहां पर इस समय मूव आ रहा है। एक दो स्टॉक्स जहां पर निचले लेवल से अच्छी तेजी आई है, जेएम फाइनेंशियल, ईडलवाइज, ब्रोकरेज कंपनियों में देखिए क्या बढ़िया मूव देखने को मिला है। दोनों ही स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। जेएम फाइनेंशियल जिसमें अब आप देखेंगे 124 तक के लेवल्स आ चुके हैं, 4% का मूव। ईडलवाइज पे भी काफी तगड़ी चाल। किरण, क्या सलाह होगी दोनों पर? अगर दोनों में से एक चूज करना है तो मैं एडलवाइस के साथ जाना चाहूंगा। अगर प्योर पोजिशनल व्यू है तो मुझे लगता है कि 250 रुपए तक ये ऊपर जा सकता है, पर अगर मीडियम टर्म आउटलुक है यानी अगले 2-3 महीने का है तो मेरा मानना है कि ये 300 के ऊपर के लेवल्स क्लॉक करता नजर आएगा। अभी के रिसेंट लोज जो इस स्टॉक ने किए थे वही रिसेंट लोज फरवरी के पैनिक में हमने देखने को मिले थे, तो 225 का एक बहुत इंपॉर्टेंट स्तर है ये। इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए और डिलीवरी बेस्ड बाइंग करना चाहिए इस स्टॉक में। अच्छा रोहित अग्रवाल साहब, सवाल आपसे ये है कि चर्चा ये हो रही है मार्केट में
कि अमेरिका ने जिस तरह से अपना तेवर कड़े कर रखे हैं, शायद इतनी हानि वो चाइना को पहुंचाए नहीं, क्योंकि चाइना में काफ़ी सारी कंपनियां दरअसल अमेरिकन ही हैं और अमेरिकन कंपनियां चाइना में बनाकर वापस दुनिया भर में बेच रही हैं। ऐसे भी लॉजिक दिए जा रहे हैं। आपके इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि नेगोशिएशन का दौर ख़त्म होने के बाद ये चिंताएं निपट जाएंगी, कोई बहुत बड़ा ट्रेड वॉर नहीं होगा? आपकी राय क्या है इस ट्रेड वॉर पर? जी, अभी के हिसाब से जो स्थिति उभर के सामने आ रही है उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि दोनों साइड से थोड़ी सी पोस्चरिंग होगी और बीच का एक सेटलमेंट का रास्ता आएगा और एक फुल ब्लोन ट्रेड वॉर की हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि फुल ब्लोन ट्रेड वॉर हो जाएगा। अभी अगर आप मुझे कहेंगे कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि फुल ब्लोन ट्रेड वॉर हो जाए, तो उसकी प्रोबेबिलिटी देने के लिए हम 5% दे सकते हैं, लेकिन ऐसा ही लगता है, ऐसा ही प्रतीत होता है, क्योंकि अमेरिका का अगर हम रुख देखें, उन्होंने इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें की हैं। अगर आईटी को लेके वीज़ा का प्रोग्राम भी देखें तो एक बार वो बहुत आवाज़ें होती हैं, उसके बाद वो किसी तरह से सेटलमेंट हो जाता है जो कि दोनों पार्टी के लिए ही ठीक होती है। ऑफ कोर्स उनके इंटरेस्ट हैं कि उनके यहाँ के जॉब्स रहें, लेकिन उन्हें ये भी पता है कि उनके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ अभी नहीं हैं, जो आज की डिमांड है वो कैसे फुलफ़िल होंगी। तो वो भी थोड़े प्रैग्मेटिक है। लेकिन हाँ, जब कोई भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति देखता है कि किसी दूसरी कंट्री के साथ मेरा ट्रेड डेफिसिट इतना बड़ा है, तो ये बहुत ही स्वाभाविक है कि वो चाहेगा कि वो ट्रेड डेफिसिट कम हो जाए, लेकिन एक बार में वो कम होना बहुत ही मुश्किल है। सो हमें नहीं लगता है कि बहुत ज़ोर से ट्रेड वॉर होने वाली है और ये बीच में सेटलमेंट का रास्ता बहुत जल्दी हमें लगता है कि आ जाएगा। वैसा होने से हमें लगता है कि वर्ल्ड मार्केट में एक रिलीफ रैली आनी चाहिए एंड फिर थोड़ा सा जो मैक्रो अनसर्टेनिटी हमें दिख रहा है अभी वर्ल्ड में, वो धीरे धीरे कम हो सकता है। ट्रेड वॉर के डर से जो मेटल के काउंटर्स हमारे यहाँ कंपनियां गिर गई हैं, या फिर जो दूसरी कंपनियों में गिरावट देखने को मिल रही है, टाटा मोटर तो देखिए आज भी लाल निशान में है, कुछ रिकवर नहीं हो रहा है। एक्सपोर्ट वाली कंपनियों पर नज़र डालेंगे, खरीदेंगे आप जैसे फंड मैनेजर्स, या ये मामला सेटल होने का वेट करेंगे? देखिए, जिन कंपनियों का आपने नाम लिया वो एक्चुअल में अलग अलग तरीके से और अलग अलग तरीके से प्रभावित हैं, क्योंकि खाली ट्रेड वॉर या टैरिफ के कारण ही वो सारी कंपनियां नहीं गिरी हैं। लेकिन अगर आप देखें कि 4 व्हीलर्स में क्या हो रहा है, दुनिया में ईवी का नया चलन चल रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का, उसके कारण सबकी R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्चे बढ़ रहे हैं। लास्ट वीक ही BMW ने अपनी R&D का टारगेट को $1 बिलियन से बढ़ा दिया। उसी तरीके से इंडियन कंपनीज जो बाहर में गाड़ियाँ बेच रही है, उन्हें भी ईवी में इन्वेस्ट करना होगा, उनकी भी R&D बढ़ जाएंगी। तो खाली ये ट्रेड वॉर के कारण नहीं है, जबकि ऐसा भी देखना होगा कि बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके ऑपरेटिंग कैश फ्लो के बाद जो केपेक्स करेंगी या फिर ये नया R&D का खर्चा करेंगी, उसके बाद फ्री कैश फ्लो जनरेट नहीं होगा। और जब भी निवेशकों को दिखता है कि फ्री कैश फ्लो जनरेट नहीं हो रहा है, तो वो उस काउंटर से थोड़ा सा दूर हो जाते हैं। तो जब तक ये चलता रहेगा कि इन्वेस्टमेंट्स बहुत ज़्यादा होने वाले हैं और एक क्लियर पिक्चर नहीं आता है कि इस लेवल पे मेरे इन्वेस्टमेंट्स रुक जाएंगे और इस लेवल की मेरी सेल्स होगी। यूरोप में अगर हम देखें तो डीजल गाड़ियों पे भी पाबंदियां लग रही है, जर्मनी में लग चुकी है और भी बहुत देशों में बात चल रही है। तो और भी बहुत से कारण हैं इन सारी कंपनियों के अंडर परफॉर्म करने के। आई थिंक हमें लगता है कि जब ये सब धीरे धीरे क्लियर होंगे, उसके बाद ही निवेशक इन काउंटर्स में जाएंगे एंड कोई बहुत जल्दी नहीं दिखाएंगे इन काउंटर्स में जाने के लिए। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे लिए समय निकालकर अपनी राय देने के लिए रोहित, आज के ट्रेड पर या फिर लार्जली यहाँ के पर्सपेक्टिव पर। लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। देखिए 10-100 के पार निकल चुका है बाजार, बस इन्हीं लेवल्स को होल्ड करने की जरूरत है। आधे घंटे में आगे का चाल कैसी रहेगी, इस पर हम बात करेंगे जरूर। लेंगे एक छोटा ब्रेक के ठीक बाद आपको बताएंगे BTST या STBT। आप देख रहे हैं आखिरी सौदा और क्या बढ़िया चाल आज बाजार ने तेजी की पकड़ी है। 10-100 के ऊपर देखिए काफी आराम से निफ्टी इस समय कारोबार करता दिखाई दे रहा है और 24,160 कुल 500 पॉइंट की बढ़त पर इस समय बैंक निफ्टी। ऐसे में STBT या BTST ये आपको बताते हैं और सबसे पहले मनोज सचदेव की राय आ रही है। इन्होंने पहला BTST जो कॉल लिया है वो है अपोलो टायर पर 274, ये इनका टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस लगाएंगे 261 पर। इसके साथ ही इनको पसंद है टाटा ग्लोबल भी, तेजी करके चले टाटा ग्लोबल में 270 का टारगेट यहाँ पर भी और स्टॉप लॉस रहेगा 259 का। ऑलराइट, और अगले एक्सपर्ट हैं राजेश सतपुते और ये कह रहे हैं कि LIC हाउसिंग
में आप तेजी करके जाइए। 564 तक के टारगेट्स कल के लिए, 530 का स्टॉप लॉस रखिए। टाटा स्टील में भी तेजी करने की बात ये कह रहे हैं, 596 का एक टारगेट इनको नजर आ रहा है, 560 का एक स्टॉप लॉस भी जरूर रखना चाहिए। बागले साहब, आपके BTST STBT आइडियाज इफ एट ऑल? हेमंत, दोनों BTST है, मार्केट थोड़ा सा अपस्विंग में जाने की संभावना अच्छी लगती है। मेरा पहला कॉल होगा डिश टीवी जो 70 के स्टॉप लॉस से बाय करे फॉर अ टारगेट ऑफ 76-7650, और दूसरा कॉल होगा HDFC बैंक जो बाय करके चले, स्टॉप लॉस होगा 1865, टारगेट 1915। चलिए, HDFC बैंक में हमने देखा है काफी बढ़िया मूव आया है पिछले कुछ मिनटों में और वागले साहब ने टाइमली पकड़ लिया। 1915 का टारगेट दे रहे हैं, ये एक तगड़ा बाय टुडे सेल टुमारो वाला कैंडिडेट रहेगा। डिश टीवी भी इनको पसंद है। किरण, आपने क्या देखा है, कहां पे ऐसे लगाएंगे, BTST या STBT? BTST में मेरे भी 2 BTST है। मुझे लगता है कि बजाज फाइनेंस में काफी अच्छी अपसाइड देखने को मिल जानी चाहिए करंट लेवल से। 1720 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था, वो इसने बहुत ही अच्छे वॉल्यूम्स के साथ क्रॉस किया है, तो 1710 के स्टॉप लॉसेस के साथ लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करने चाहिए। टारगेट्स के लिए 1790 के लेवल्स कल के सत्र में देखने को मिल जाने चाहिए। दूसरा रहेगा एक्साइड इंडस्ट्रीज, जहां पे बाय करके ही चलना चाहिए। नजदीक वाला स्टॉप लॉस रहेगा 219 का और टारगेट्स 229 के देखने को मिलेंगे। इधर भी ओपन इंटरेस्ट एडिशंस काफी स्ट्रांग है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस टूटे हुए हैं, तो मेरा मानना है कि ये भी 229 के टारगेट्स कल दोपहर तक देखने को मिल जाने चाहिए। ऑलराइट, एक्साइड में अच्छी तेजी बन रही है, पर आप देखिए ये स्टॉक पर रखिएगा नज़र। हमारे एक्सपर्ट इसकी बात कर रहे हैं। डिश टीवी में एक बार चार्ट लाते हैं, मैं देख रहा था यहाँ पर तेजी का कॉल है। वागले साहब, एक बार चार्ट लाते हैं डिश टीवी का, और अचानक से ऊपरी इस तरह से यहाँ पर दबाव थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। वागले साहब, ये तेजी का ही कॉल आप बता रहे थे, राइट? BTST है ना? हेमंत, बिल्कुल मेरा बाय का ही कॉल है, इसमें तेजी का ही कॉल है, बिल्कुल। ओके, चलिए तो रखिए नज़र डिश टीवी के ऊपर। और बहुत सारे स्टॉक्स है जहां पर दमदार आज शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिल रहा है। वाओ! और अब आप देखिए बैंक निफ्टी 500 पॉइंट ऊपर रहा, तो जो गिरावट देखने को मिल रही थी शुक्रवार के सेशन में, आप देखिए, और बृहस्पतिवार के दिन ना, वो पूरी देखिए अब खत्म होती हुई 500 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी। वागल साहब, बैंक निफ्टी का भी कोई टारगेट हो तो बताइए, अब से लेकर एक्सपायरी तक का। हेमंत, मुझे बैंक निफ्टी 24,450, 24,500 यहाँ से भी 200-250 पॉइंट की अपमूव लगती है। हालांकि इसमें इंट्राडे में 23,900 के ऊपर बाय ट्रिगर हो गया था, तो उस लिहाज से हम थोड़े से लेट है, लेकिन डेफिनेटली 24,450 तक के मुझे अपसाइड यहाँ से भी 200-250 पॉइंट की अपसाइड दिखती है। 200-250 पॉइंट तक का तगड़ा मूव आता दिखाई देगा, तो काफी बुलिश वागले साहब बैंक निफ्टी पर भी होते हुए। देखिए 24,185 के लेवल्स इस समय आ गए हैं, तो शायद हम बंद होते होते 24,200 के लेवल्स पर भी पहुंच जाए। कुछ और काउंटर्स जहां पर हम देख रहे हैं एक अच्छा तेजी का मूव आया है। किरण, इस पर आप राय दीजिए। एक काउंटर है CESE, और देखिए सुबह से ये मजबूत था, मजबूती और भी बढ़ गई है, 8% का उछाल। दरअसल NCLT ने अप्रूवल दे दिया है डीमर्जर के लिए। अब कंपनी जल्द से जल्द उस डीमर्जर को अमल में लाएगी। ये वैसे कहानी 6-8 महीने पुरानी है, जब कंपनी ने अपनी बोर्ड से अप्रूवल लिया था और फाइनली NCLT ने भी एक गो अहेड दे दिया है। क्या करंट लेवल्स पर आप खरीदेंगे? खरीदना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ही अच्छे वॉल्यूम के साथ ये स्टॉक आज ऊपर गया है, पर रेजिस्टेंस बहुत नजदीक है। नहीं तो ये भी मेरा BTST का कैंडिडेट था। मेरा मानना है कि 970, 980 में बहुत ही स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, जहां पे पहले सपोर्ट लिया करता था, वही अभी रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो ये एक बार देखना पड़ेगा कि ये क्रॉस करता है नहीं करता है। तो इधर से बहुत बड़ी अपसाइड नहीं देखने को मिल रही है, पर जिनके पास है मैं उनको सजेस्ट करूंगा वो होल्ड करे। अभी के लिए स्टॉप लॉस 935 का रखे, और टारगेट्स के लिए जहां पे रिव्यू लेना है वो करीबन 970, 980 लेवल्स हैं। जैन साहब, क्योंकि यहाँ पर वो रिटेल बिजनेस अलग होगा, फर्स्ट सोर्स में भी हम देखेंगे कुछ रिस्ट्रक्चरिंग होती हुई दिखाई देगी, तो इस समय क्या आप उतनी ही तेजी CESE और साथ ही साथ फर्स्ट सोर्स में भी करने को तैयार हैं, क्योंकि फाइनली अब वो प्ले आउट होगा डीमर्जर का पूरा खेल? नहीं, बिल्कुल होगा, बस थोड़ी सी अड़चनें आ रही है, तो लेट्स सी क्या होता है। बट CSC सर्टेनली एक अब अड़चन क्या बची, क्योंकि NCLT ने भी अप्रूवल दे दिया है, तो क्या अड़चन आप कह रहे हैं, ये कौन सी अड़चन रह सकती है? नहीं, कुछ ये शायद कैलकाटा में कोई ये
वहाँ पे ही कोई लोकल इशू है जिसकी वजह से शायद कुछ अड़चनें आई हुई थी। बाकी ये सारी चीज़ें जैसे ही पैन आउट होगी तो सर्टेनली इट्स अ ग्रेट स्टोरी। एंड मुझे FSL इनफैक्ट इसीलिए बहुत अच्छा भी लगता था, और जिस तरीके के वहाँ पे फंडामेंटल्स है और जो पैट आता है और जो कैश फ्लो जनरेट होता है इस पर्टिकुलर बिजनेस का, वो बहुत अट्रैक्ट करता है मुझे। तो सर्टेनली FSL के साथ तो जाएं, और CSC को भी जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखें। ऑलराइट, और देखिए कौन से स्टॉक्स हैं जहां पर इस समय अच्छी रिकवरी निचले स्तरों से देखने को मिल रही है। अडानी एंटरप्राइजेज ये भी देखिए गिरने में आ गया था, और आज शॉर्ट कवरिंग का जो मूव है वो इसको ऊपर लेके जा रहा है। फोर्टिस हेल्थ केयर एक और देखिए सटीक उदाहरण, शुक्रवार को अचानक 7% गिरा, और आज देखिए निचले स्तरों से करीब 6-7% की रिकवरी। जैन साहब, फोर्टिस हेल्थ केयर इससे ज़्यादा वोलेटाइल स्टॉक कोई रहा नहीं है पिछले इस फाइनेंशियल ईयर में, ये बताइए अब क्या व्यू है आपका इस पे? देखिए, जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रखे। देखिए, एक चीज़ तो है कि बिजनेस तो है, और ये वॉलेटिलिटी, ये न्यूज़ और ये सब के बीच ये बस चलते जा रहा है, और देख ही रहे हैं कई दिनों से नीचे 2 फिगर में तो आया नहीं। 115, 20, 25 के लेवल्स थे। जब मुझे ध्यान है कि इसी शो में इसी दौरान आया हुआ था, तो उस टाइम पे कहीं ना कहीं होल्ड करने की राय दी थी, और मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी इसमें होल्ड किया जा सकता है। बाइंग फ्रेश नहीं करें, क्योंकि जिस तरीके का अभी मार्केट है और जहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी करेक्टेड स्टॉक्स मिलते हैं, तो इन टाइप के रिटर्न्स ऑलरेडी दूसरे स्टॉक से जनरेट करने की कोशिश करें। अननेसेसरली न्यूज़ से घिरे हुए स्टॉक्स में वॉलेटिलिटी भी बहुत होती है, और अननेसेसरी आपको ट्रैकिंग करना पड़ता है। उससे बचने के लिए थोड़े सेफर स्टॉक्स की तरफ जाएं, और सिमिलर रिटर्न्स वहाँ मिलेंगे। तो जिन्होंने ले रखा वो बस होल्ड करके रखे, ये एक स्ट्रैटेजी है। 2 डिजिट्स में आया नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। 7 रुपये से रह भी गया था। 106 रुपये का 52 वीक लो इसने 6 फरवरी को लगाया था सर। 160 रुपये से ऊपर, 70 रुपये से ऊपर भी नहीं जाता। वागले साहब ने इसके जो चार्ट्स हैं वो बिल्कुल कंठस्थ किए हुए हैं। वागले साहब, ये बताइए अभी ये जो आज शॉर्ट कवरिंग के चलते ऊपर जा रहा है, ये कहाँ तक ले जा सकता है शॉर्ट कवरिंग इसको? हेमंत, इसका बेसिक पैटर्न वीक है, ये मार्केट के साथ ऊपर जा रहा है, और ऐसे मार्केट में ये स्टॉक्स, ऐसे वाले स्टॉक्स बाउंस बैक भी स्ट्रॉन्ग देते हैं। मुझे नहीं लगता ये 155, 156 के ऊपर जाएगा, वहाँ तक जाएगा तो मुझे लगता है बेचकर चलना चाहिए, विद अ स्टॉप लॉस ऑफ अ लिटिल अबव 160, और ऑन द डाउन साइड मुझे लगता है 130 के लेवल्स हमको देखने को मिलेंगे। हम एक सीरीज़ करनी चाहिए हर्षदा, हो ना सका वाली सीरीज़। हम लोग आज न्यूज़ रूम में बात भी कर रहे थे हम और हर्षदा, कि ऐसी चीज़ें जो इस फाइनेंशियल ईयर में हो ना सकी। फोर्टिस की डील हो ना सकी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो लिस्ट बनाएंगे तो बहुत लंबी निकलेगी, तो बहुत लंबी निकलेगी। लेकिन ये सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी, क्योंकि बार-बार इस पर हर हफ्ते हमने लगभग सुना होगा। आज भी कई चैनलों ने स्टोरी करी है कि बहुत जल्द होने वाली है, लेकिन वो वही है। और ये ऐसी तो हर 15 दिनों में एक खबर आती थी कि वो डील हो जाएगी, एक नहीं तो दूसरी पार्टी ले लेगी, लेकिन हमें पता है धीरे धीरे करके प्रमोटर्स की क्या शेयर होल्डिंग रह गई और स्टॉक का क्या हाल रहा है। तो इस समय 160 और 160 पर अगर आप फटाफट एग्जिट कर ले तो बेहतर है। मैं कहूंगी तो इन लेवल्स पर ही आप निकल जाएं तो भी बेस्ट रहेगा। एक काउंटर जो इस समय काफी एक्टिव हो चला है वो फ्यूचर कंज्यूमर का स्टॉक दिख रहा है। इनफैक्ट फ्यूचर रिटेल में भी कुछ समय पहले तेजी थी, लेकिन वहां पर मुनाफा वसूल लिया है और फ्यूचर कंज्यूमर में थोड़ा सा एक्शन है। काफी दिनों बाद ये फ्यूचर ग्रुप के शेयर फिर रेडार पर आए हैं। इस पर किरण आपका कोई राय, स्टॉक्स में क्या और तेजी बनेगी, कंज्यूमर लेंगे या नहीं? देखिए, इसमें फ्यूचर ग्रुप में FL जो काउंटर है उसमें मुझे लगता है कि ज्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिल सकती है। मीडियम टर्म चार्ट्स काफी स्ट्रांग है, एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मिला है और 380 का एक बहुत अच्छा सपोर्ट भी है। तो करंट लेवल से बहुत दूर नहीं है, पर ये मीडियम टर्म आउटलुक रहेगा। 380 के नीचे आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए, और मीडियम टर्म आउटलुक अगर रखते हैं यानी 3 महीने का अगर रखते हैं तो 500 के ऊपर के लेवल देखने को मिलेंगे। फ्यूचर कंज्यूमर के बारे में जो आप बात कर रहे थे, इधर मुझे लगता है कि इधर से छोटा सा हल्का सा एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। 57, 58 लेवल्स एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, यही पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह होगी जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस है। और अभी के लिए जब तक ये नहीं आता है तब तक 52 रुपीज का स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करनी चाहिए। इस बीच ऑयल मार्केटिंग कंपनियां हेमंत यहाँ पर आ रही है रिकवरी, सरप्राइजिंग है क्योंकि HP, BP, IOC कच्चे तेल का वो $70 का भाव देखकर यहाँ पर हमने देखा था सुबह सुबह लोगों के पसीने छूटे, लेकिन निचले लेवल से आ रही है रिकवरी। और BPCL पर आप नजर रखिए क्योंकि ये 1.5% ऊपर टॉप ट्रेड्स में अब शामिल होता दिखाई दे रहा है। पिछले आधे घंटे में अगर किसी एक निफ्टी के शेयर में मैक्सिमम एक्शन रहा है तो वो BPCL है। याद रखिए 412 पर खुला, फिर 402 का लो बनाया, इस समय 419 तक के लेवल्स पर आ चुका है, इनफैक्ट डेज हाई पर है।
क्या मंदी की पोजीशंस काट रहे हैं लोग? बागले साहब, क्या किया जाए बीपीसीएल में इस मूव को देखकर? अर्चना, मंदी की तो पोजीशन काटनी चाहिए क्योंकि मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक दिया है और जब निफ्टी का व्यू है 10,200 इवन 10,250 तक होगा तो ये स्टॉक्स भी उतने फोर्स से चलेंगे। बीपीसीएल 430 तक जा सकता है। इसका बेसिक स्ट्रक्चर अभी भी वीक है। मैं ये नहीं कहता कि बॉटम होके वन वे चलेगा, बट स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक है, स्ट्रॉन्ग पुलबैक है जो फर्दर एक्सटेंड हो सकता है। ऑलराइट, और देखिए अब कैनरा बैंक हो गया 11% मजबूत, तो सबसे ज़्यादा पिटने में यही आगे होता था। पीएसयू बैंकों में जब गिरावट देखने को मिल रही थी और आज देखिए जब रिकवरी आई है तो भी ये सबसे आगे। सुमित इंडस्ट्रीज़ एक स्टॉक मुझे मेरे रडार पर दिख रहा है, ये देखिए शायद 20% के लोअर सर्किट पर जाने की तैयारी कर रहा है ये स्टॉक का। इसके अलावा पीएसयू बैंकों में जो शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल रही है, किरण जी कहीं और बाकी है क्या शॉर्ट कवरिंग जहां आपको लगता हो कि तेजी की जाए पीएसयू बैंक्स में? देखिए सारे के सारे पीएसयू बैंक थोड़े थोड़े करके स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा और कैन बैंक यही दो पसंदीदा काउंटर्स रहेंगे जहां पे आपको लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट करनी है तो कर सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो 148 के लेवल्स कल परसों तक देखने को मिल जाने चाहिए। स्टॉप लॉस बहुत नजदीक है 137.50 का। जहाँ पे कैन बैंक की बात कर रहे थे, कैन बैंक में भी मेरा मानना है कि इधर से काफी अच्छी अपसाइड अगर दो ट्रेडिंग सेशंस का व्यू लेते हैं तो करीबन 290 295 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए। और अगर किसी के लॉन्ग पोजीशंस है या नए क्रिएट करते हैं तो मेरा स्टॉप लॉस अभी 262 का रहेगा। चलिए, ये कैनरा बैंक का मूव और 24,200 का जिक्र मैंने किया था निफ्टी बैंक पर, उन्हीं लेवल्स के ऊपर इस समय 24,300 की तैयारी। 600 पॉइंट का मूव तो वाकई में लोगों को आश्चर्यचकित कर रहा है आज। ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, किसी ने सोचा नहीं होगा कि इतनी बढ़िया रिकवरी आएगी। तो सुबह में अगर आपने शॉर्ट की पोजीशन या फिर दोपहर में भी शॉर्ट की पोजीशन ले रखी है, उसे कवर करना अब अनिवार्य हो गया है जिस तेजी से मार्केट घूमा है। एचडीएफसी बैंक का जिक्र किया वागले साहब ने बीटीएसटी के तौर पर, ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है। इसके साथ ही आप देखिए आईसीआईसीआई बैंक, येस बैंक, ये निजी बैंक है जो छाए हुए हैं आज के ट्रेड में। और ऑफ कोर्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी काफी चांदी है आज के लिए। वागले साहब, आईसीआईसीआई येस पर भी टारगेट्स बता दीजिए। हर्षदा, मुझे आईसीआईसीआई बैंक में फ्रैंकली इतनी स्ट्रेंथ दिखाई देती है, लेकिन बाउंस बैक में ये बिल्कुल 288 to 290 जा सकता है, बट मैं इसमें बाय करने की सलाह नहीं दूंगा। मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक में जो स्ट्रेंथ है वो आईसीआईसीआई बैंक में नहीं है। ओके, एचडीएफसी बैंक ऑफ कोर्स वो तो एक आउटलायर है, यहाँ पर काफी तगड़ी तेजी देखने को मिली है। हेमंत, इन फाइनेंशियल काउंटर्स में काफी एक्शन। एनबीएफसी साइड पर भी अगर आप देखेंगे, बजाज फाइनेंस जैसे काउंटर्स, फिनसर्व जैसे काउंटर्स, इनफैक्ट फाइनेंस ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रहा है। चोला मंडलम में आप देखिए क्या बढ़िया मूव देखने को मिला है, 3.5% से 4% तक का उछाल बनता दिखाई दिया है। दोपहर में एमएनएम फाइनेंशियल हमारे रेडार पर आया था, ये भी 3% ऊपर है। दीवान हाउसिंग आप देखेंगे, इसमें भी हल्की हल्की बढ़त आने लगी है। किरण, इनमें से कोई स्टॉक जो आप लेना चाहेंगे, चोला, दीवान हाउसिंग या फिर एमएनएम फाइनेंशियल? देखिए चोला और एमएनएम फाइनेंशियल दोनों के चार्ट्स काफी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं और चोला मेरा पसंदीदा काउंटर रहेगा। मेरा मानना है कि 1480 के लेवल्स कल परसों के सत्र में देखने को मिल जाने चाहिए। अगर निफ्टी इधर भी रहता है तभी भी मुझे लगता है कि चोला मंडलम आउट परफॉर्म करता नजर आएगा। अगर अभी कोई बाय कर रहा है तो 1395 के स्टॉप लॉस के साथ बाय करने की सलाह है। जहाँ पे महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस की बात है, मेरा मानना है कि इधर से रिलेटिवली लेसर स्ट्रेंथ है चोला को कंपेयर करते हैं तो इधर अगर बाय करते हैं तो मेरा फर्स्ट टारगेट 450 455 के रहेंगे और अभी के लिए स्टॉप लॉस 432 के लेवल्स पकड़ के चलने चाहिए। पर दोनों में कंपेयर करें तो चोला मंडलम मुझे ज्यादा पसंद है। ऑलराइट, तो चोला ज़्यादा बढ़िया है। और अब आप देखिए 600 पॉइंट की तेजी, 10,130 जो 200 दिन का डेली मूविंग एवरेज एक्सपर्ट्स बता रहे थे, देखिए उसके ऊपर निकल चुका है, टिका हुआ है। इस लेवल की क्या अहमियत है वागले साहब? कुछ एक्सपर्ट्स अभी जिनसे बात हो रही थी वो कह रहे थे कि 10,130 तक तेजी होगी, इसके ऊपर टिका रहेगा तो और शॉर्ट कवरिंग बन सकती है। जिन्होंने अभी भी शॉर्ट्स नहीं काटे हैं, क्या आप काट लेना चाहिए? क्योंकि अब 15 मिनट बचे हैं बाजार बंद होने के लिए। और ये जो शॉर्ट कवरिंग रैली है ये बाज़ार को कहाँ तक ऊपर ले जा सकती है? क्योंकि देखिए 500 पॉइंट की बड़ी उछाल देखने को मिल रही है और फियर एंड ग्रीड मीटर हम आपके सामने ला रहे हैं, ये 55-56 पॉइंट के बढ़त के साथ कारोबार कर रहा है। क्या और तेज़ी ये रह सकती है अगर 200 दिन के डेली मूविंग एवरेज के ऊपर जाकर समाप्ति हो गई?
हेमंत 200 दिन के ऊपर अगर क्लोज होता है तो काफ़ी पॉजिटिव सेंटिमेंट होगा, चेंज होगा। आप जो 10,000 के जो लेवल्स 10,150 के जो लेवल्स की बात कर रहे थे, एक गैप है 2 दिन पहले जब मार्केट गैप डाउन खुला था और वो लेवल लगभग 10,100 के आसपास है। मुझे लगता है कि अगर मार्केट में स्ट्रेंथ होनी नहीं थी तो 10,100 के ऊपर जाना ही नहीं था, 10,050, 40-50 से ही घूमना चाहिए था। जिस तरह से सस्टेन किया है, इसका मेरे लिए संकेत यह है कि कम से कम हम 10,200 के लेवल्स देखेंगे। हाँ, 40-50 पॉइंट करेक्टिव मूव आएगा तो करनी चाहिए। 10,200, 10,250 तक के अप मूव हम देखेंगे, ऐसा मुझे लगता है, जो कल ही आने चाहिए। 10,250 यानी यहाँ से करीब 125 पॉइंट की और तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो ये शॉर्ट कवरिंग मूव मार्केट्स को और ऊपर ले जा सकते हैं, ये समझ में आ रहा है। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं किरण जी? एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखिए गिरने वाले शेयरों के फेवर में, और शॉर्ट्स जो हैं वो बुरी तरह से ट्रैप हो गए। आज हम सुबह सुबह बात कर रहे थे, हमारे एक एक्सपर्ट थे बग्गा साहब, वो कह रहे थे देखिए भालुओं ने बहुत दिन तक कमाल कर लिया, अब आज बुल्स की बारी है। और देखिए वो बिल्कुल सही है। वागले साहब देखिए बुल्स जो हैं वो फॉर्म में आ गए। यादव जी बताइए, किरण जी आपको भी क्या लगता है, ये जो अगर यहाँ पर सस्टेन हो जाए बशर्ते क्लोज हो जाए, तो क्या शॉर्ट कवरिंग मूव अगले 2 दिन तक और चलने वाला है? देखिए, अगर जैसे मैंने कहा डेरिवेटिव डेटा बहुत ही सस्ता हो चुका था पीसीआर, तो मेरा मानना है कि इधर से बाउंस बैक लाजमी था। नीचे में 10,000 के नीचे के क्लोज जब परसों देखने को मिल रहे थे, तब बिल्कुल बहुत ज्यादा शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट होते नजर आए थे। ये शॉर्ट कवरिंग रैली है और मेरा मानना है कि 10,200 के आसपास ये निफ्टी चलेगा, उधर थोड़ा सा कंसल्ट करेगा, फिर ज्यादा क्लैरिटी आएगी। पर अभी के लिए मुझे लगता है 10,200 के लेवल्स काफी आसानी से देखने को मिलेंगे। इसको क्रॉस करना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि इधर बहुत ज्यादा ओपन इंटरेस्ट एडिशंस देखने को मिल रहे हैं। तो मेरा मानना है कि इधर एक बार छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग कल के सत्र में देखने को मिल सकता है 10,200 के करीब। ओके, 10,200 तो दिखेगा ही, ये किरण का मानना है। पोजीशन अगर आपकी मंदी की अभी भी है तो आप उसे कवर कर लीजिए, ये आपके लिए राय बनती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि बुल्स धीरे धीरे करके देखिए अपना दबाव डाल रहे हैं बेस पर, उन्होंने काफ़ी ऐश कर ली। कैडला हेल्थ केयर एक स्टॉक जो लो से काफ़ी बढ़िया रिकवरी दिखा चुका है। मेरे ख्याल में 13 महीने का लो इसने जो हाल ही में दिखाया था, या फिर 1 साल का लो, 12 महीने का लो, उससे रिकवर होता हुआ दिखाई दिया है। ब्रोकरेजेस कह रहे हैं ये जो नई दवा इनके लॉन्च हो रही है उससे काफ़ी फायदा होगा। स्टॉक 4% भागा है, इस पर आपकी क्या राय रहेगी जैन साहब, क्या आप बुलिश हैं स्टॉक पर? देखिए ये एक अंडर परफॉर्मर रहा है, ये परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा था ये पर्टिकुलर स्टॉक। और वैसे जो मैं जिक्र कर रहा था कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन कुछ करना चाहिए, मार्केट भले कैसे भी रहे और हर बार कोई ना कोई अपॉर्चुनिटीज़ रहती है, तो मैं कुछ दिनों से या कुछ हफ्तों से, महीनों से फार्मा स्टॉक्स के बारे में जिक्र करता आया हूं। और मुझे ऐसा लगता है कि फार्मा स्टॉक्स में, आईटी स्टॉक्स में, एफएमसीजी, कंजम्पशन स्टोरीज, ये अभी भी इंटैक्ट रहेंगे। और कई बार ऐसा होता है कि इन टाइप की रैलीज, खराब नेगेटिव रैली आती है तो यही स्टॉक्स हेल्प करते हैं। तो कैडिला पर्टिकुलरली ये पॉजिटिव न्यूज़ है और अच्छा खासा लो बनाने के बाद एक बाउंस बैक किया है, बट आई विल नॉट हैव एनी कन्विक्शन ऑन दिस। इससे बेटर मुझे ऐसा लगता है कि इस सेक्टर में और भी स्टोरीज है। सिंजिन जो कि बायोकॉन की सिस्टर कंपनी है, बहुत आज अच्छा परफॉर्म भी कर रही है और मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ पे और भी स्टीम बाकी है और बिल्कुल लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छी स्टोरी बन सकती है। सिंजिन है, इप्का लैब्स है, जो कि मैं अभी लास्ट वीक भी आपके एक स्पेशल शो में जिक्र किया था उसके बारे में कि अफ्रीकन ऑपरेशन से इनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, काफ़ी चीज़ें सही हो गई है, यूएस एफडीए की जो प्रॉब्लम्स थी वो काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन फार्मा स्टॉक्स पे ध्यान दें। और लार्ज कैप्स में अगर बात करें तो सन फार्मा ऑल्सो लुक्स गुड। अच्छा, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज़ का आईपीओ जो आज बंद हो रहा है, करीब 75% भरा है, आज आखिरी दिन है, इसमें पैसा लगाना चाहिए, अवॉइड है? अब देखिए, जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते, एक स्टोरी में इन्वेस्ट करना चाहते तो कर दे। बाकी जिस तरीके का मार्केट और लिस्टिंग वाले दिन क्या होता है, एक भारत डायनेमिक्स देखिए, ये जब पूरा सिलसिला शुरू हुआ था आईपीओस का, 7, 8, 10 आईपीओस का, तो भारत डायनेमिक्स काफ़ी अट्रैक्टिवली वैल्यूड होते हुए भी, प्राइस्ड होते भी, चूंकि नेगेटिव दिन लिस्ट हुआ था और उस दिन अच्छा खासा 17-18% नीचे था और उस दिन भी मैं शो पे था और वहाँ पे यही राय थी कि उसको होल्ड करके रख ले। तो कुल मिला के लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग अगर जो करना चाहे तो वो भले ही सब्सक्राइब कर ले। बाकी ऐसा नहीं
नहीं है कि इनको थ्रेट नहीं है, बहुत रोबस्ट बिजनेस मॉडल है। और इनफैक्ट मैं तो शुरुआत के दिनों में मैं इनसे जुड़ा हुआ भी था। इनफैक्ट आई वाज अ सब ब्रोकर, दैट्स अ डिस्क्लेमर, मैंने स्टार्ट किया था मेरा करियर यहाँ से। बट मैं कहता हूँ कि अब जो जीरोधा है या अपस्टॉक्स है, इन टाइप के जो डिस्काउंट ब्रोकर्स और जो फिनटेक टाइप की कंपनीज है, वो लोग एक बहुत बड़े थ्रेट हैं इन टाइप की डिस्काउंट ब्रोकरेज की जो कंपनीज है अगेंस्ट प्रीमियम ब्रोकरेज। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बट मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म के लिए नहीं लगाएं, लिस्टिंग गेंस के लिए नहीं लगाएं, काफ़ी महंगा। और आईसीआईसीआई के स्टेबल से जो भी आईपीओज आए हैं वो महंगे ही आए हैं। अच्छा, एक और जो इशू है लेमन ट्री, हेमंत आई डोंट नो, जब हम स्कूल में थे एक गाना था जो बेसिकली कहता था लेमन ट्री वेरी प्रिटी एंड द लेमन फ्लावर इज स्वीट बट द फ्रूट ऑफ द लेमन इज वेरी डिफिकल्ट टू ईट। ठीक है, तो मैं ही पूछ रही हूँ कि ये जो लेमन ट्री में पैसा लोग लगाएंगे वो फ्रूट कैसा होगा, वैसा ही खट्टा नींबू की तरह या फिर कुछ मिठास रहेगी इसमें? बताइए जैन साहब। देखो वैसे तो लेमन मेरा फेवरेट वो है मतलब फ्रूट, बट मैं लेमन ट्री में समहाउ रेकमेंड नहीं करूंगा लगाने के लिए, क्योंकि देखिए एक तो होटल स्टॉक्स में बहुत ज़्यादा कन्विक्शन आता नहीं है। जो भी लिस्टेड प्लेयर्स देख रहे हैं होटल स्टॉक्स में, वो बहुत ज़्यादा रिटर्न जनरेट करके दिए नहीं है और बहुत ज़बरदस्त कंपटीशन है और बहुत ही सेंसिटिव है। और वैसे हालांकि होटल इंडस्ट्री इज़ गोइंग टू ग्रो, बट देन कंपटीशन की इंटेंसिटी की वजह से और जो कॉस्ट है रिलेटेड टू द इंडस्ट्री, और मेरे हिसाब से बैलेंस शीट से भी मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं हूँ, तो मेरे हिसाब से तो अवॉइड ही है ये। अवॉइड है लेमन ट्री। फ्रूट खाइए। नहीं, फ्रूट भी नहीं खाइए, उसका तो पानी निकालना पड़ेगा। जैन साहब कह रहे हैं कि इसमें पैसा ना लगाइए। चलिए, लेकिन क्या ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग मूव इस समय देखिए कई शेयरों में देखने को मिल रहा है। दिन के निचले स्तर से अडानी एंटरप्राइजेज अब 9% रिकवर होता हुआ। जेपी एसोसिएट्स जो पिटे हुए स्टॉक्स से देखिए आज उन्हीं का दिन है। अब जेपी एसोसिएट डेज लो से 8% की रिकवरी दिखा रहा है और ये 2 दिनों में देखिए 6% यानी 12% के आसपास गिरने के बाद आज देखिए एक ही दिन में इसमें अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। आईडीबीआई, फोर्टिस, यूनियन बैंक, वेदांता में भी अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। तो अगर आपको श्रेय देना है इस सब रिकवरी का तो डाउ के फ्यूचर्स को दे दीजिए। देखिए अब ये है करीब 300 पॉइंट ऊपर। तो अमेरिका में 2 दिनों की बड़ी गिरावट के बाद आज गिरावट नहीं होगी, ये भारतीय बाजारों में भी लोग जो इस समय ट्रेड ले रहे हैं वो समझ रहे हैं और इसीलिए आज जो जिन्होंने शॉर्ट्स किए हैं वो अपने शॉर्ट्स को कवर कर रहे हैं और लोगों को लग रहा है कि जितनी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस के चलते जो भी सेलिंग होनी थी वो आज आखिरी दिन है, तो फिर अब कल से रिकवरी देखने को मिलने वाली है, तो फिर अब नया नहीं बेचा जाए और जिन्होंने बेचा हुआ है वो दरअसल कवर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यही ट्रेड है जो प्ले आउट होता हुआ नज़र आ रहा है और नज़र रहेगी फिर अब 10,130 के ऊपर क्या समाप्ति भी हो जाती है। तो 6 मिनट बचे हैं बाजार बंद होने के लिए, लेकिन बहुत ही शानदार दिन, हफ्ते की इतनी बढ़िया शुरुआत हो सकती है ये वागले साहब सुबह देखकर नहीं लग रहा था फ्रैंकली कि इतना शानदार दिन हो जाएगा। सुबह सब लोग नर्वस थे, लेकिन देखिए क्या क्लोजिंग आ रही है। इस क्लोजिंग को देखकर अब आप क्या प्रोजेक्ट करना चाहेंगे? बैंक निफ्टी कहाँ तक जाएगा अगर यहीं समाप्त हो जाए तो कल? हेमंत आप बिल्कुल सही कह रहे। सुबह में तो बिल्कुल अंदाजा नहीं था, मुझे तो लग रहा था 40-50 पॉइंट रेंज होगा, ट्रंकेटेड वीक है, तो इतनी वॉलेटिलिटी या इतनी वन वे मूव का बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं था। मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ, लेकिन हैविंग सेड दैट लगभग 11:30-12 बजे थोड़ा सा क्लैरिटी आने लगा था। और अभी कहाँ जाएंगे, मैंने कहा 10,200 तो मुझे दिखता है शायद 250 तक चले जाए और ऑन द डाउन साइड 10,250 ये रेंज होगी। सो जब तक 10,000 के ऊपर होल्ड करेगा मैं समझता हूँ तेजी कर सकते हैं, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स पकड़ सकते हैं और मुझे लगता है ये थोड़ा सा चेंज इन द सेंटीमेंट है जो हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। हम कल तक या सुबह तक मंदी कर रहे थे, लेकिन अभी वो मंदी नहीं कर सकते, हम स्टॉक स्पेसिफिक व्यू लेके काम करना होगा। चलिए तो स्टॉक स्पेसिफिक्स पर ध्यान दीजिए और जाते जाते एक स्टॉक जिसमें तेजी आ रही है, किरण इस पर फटाफट राय दीजिए आप। टाटा स्टील 2% का मूव आ चुका है पिछले 10-15 मिनटों में। ये पुल बैक रैली रहेगी और मेरा मानना है कि ये पुल बैक करीबन 610-615 तक ले जा सकती है, जहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। तो 600 के ऊपर तो बिल्कुल कल के सत्र में ये स्टॉक देखने को मिल जाना चाहिए, पर इसको मैं सिर्फ एक पुल बैक रैली का नाम दूंगा। जी हाँ, पुल बैक रैली का नाम देंगे। देखिए आज मेटल्स में सारे मेटल्स में एक अच्छी पुल बैक रैली देखने को मिली है। टाटा स्टील, वेदांता,
ज़बरदस्त अप मूव देखा गया है। एल.एन.टी देखिए, एल.एन.टी ने भी 2-2.25% का उछाल दिखाया है। ऑटो स्टॉक्स देखिए, हीरो मोटो, बजाज ऑटो, यहाँ पर अच्छी तेजी। मारुति जैसे शेयरों ने करीब 2% की अच्छी रिकवरी दिखाई है। एचयूएल देखिए करीब 2.25% मजबूती के साथ जाकर बंद हो रहा है। तो हर सेक्टर का दिग्गज, आईटीसी देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज देखिए, एक बार लाते हैं कंट्रीब्यूटर्स और आपको दिखाते हैं कि किस तरह के स्टॉक्स ने आज इस तेजी में पार्टिसिपेट किया है। तो ये वो सारे दिग्गज हैं जो आज ज़बरदस्त प्रदर्शन दिखा रहे हैं, और सबसे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन तो बैंक्स ने ही दिखाया। तो आपको दिखेगा कि निफ्टी में इतनी शानदार तेजी के पीछे एचडीएफसी ट्विंस का हाथ है, आईसीआईसीआई बैंक का हाथ है। और आईसीआईसीआई बैंक देखिए पिछले 3-4 दिनों से लगातार गिर रहा था और आज यहाँ पर एक बहुत ही शानदार बाउंस बैक देखने को मिला है। एसबीआई सुबह से ही देखिए डटा हुआ था। तो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के दम पर ये तेजी देखने को मिल रही है और 600 पॉइंट ऊपर बैंक निफ्टी ने देखिए समाप्ति देने का मन बनाया है। ज़बरदस्त शॉर्ट कवरिंग अप मूव और 10,130 के ऊपर देखिए निफ्टी अब टिकने में सक्षम हो गया है। तो गिर क्या रहा है? गिर रहा है इन्फोसिस, जो पिछले कुछ दिनों से दरअसल बाजार को सहारा देने की कोशिश कर रहे थे। आईटी शेयर विप्रो देखिए यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। टेक महिंद्रा देखिए ये 1/4% नीचे है। तो आईटी पैक आज प्रॉफिट बुकिंग देखी जा रही है और जो हाई बीटा पिटे हुए स्टॉक्स थे वहाँ पर तेजी बनती हुई नजर आ रही है। तो ये सबसे कमज़ोर पैक आज आईटी पैक है। टीसीएस देख लीजिए, ये भी कमजोरी के साथ ही कारोबार कर रहा है। ऑरो फार्मा में दबाव है। बॉश पिछले कुछ दिनों से गिरता जा रहा है, ये भी देखिए 0.5% नीचे कारोबार कर रहा है। गेल 3% नीचे जाकर बंद होने की समाप्ति करता हुआ। लेकिन इनको छोड़ दीजिए तो बाकी चौतरफा तेजी और सबसे अच्छा प्रदर्शन दिखाने वाला प्राइवेट सेक्टर बैंक तो येस बैंक की है, 6% की मजबूती। किरण जी, येस बैंक का जिस हिसाब से ये 300 के नीचे गया था, कई लोग कह रहे थे बड़े दिनों बाद 300 के नीचे गया है और ये तो और नीचे जा सकता है। लेकिन देखिए शॉर्ट कवरिंग जो बनी अब ये 300 के ऊपर पहुंच गया वापस से। इस मूव को आप किस तरह से रीड कर रहे हैं? नहीं, और इसको और एक्सटेंशन मिल सकता है। जिस तरीके से गिरते हुए वॉल्यूम्स हमने देखे थे तो बहुत बड़ी शॉर्ट पोजीशंस इस स्टॉक में देखने को मिली थी। इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल्स 300 से लेकर 295 थी, वो जब टूटे तब एक्सेसिव शॉर्ट पोजीशंस बनती नजर आई थी और बिल्कुल उसका विपरीत होता नजर आ रहा है। मेरा मानना है कि ये शॉर्ट कवरिंग रैली स्टॉक को करीबन 312-315 तक ले जा सकती है। तो और एक 10 रुपए की मूव इस स्टॉक में बाकी है। तो जिनके पास लॉन्ग पोजीशंस है वो उन लेवल्स पे वापस एक बार रिव्यू ले सकते हैं। और अगर कोई किसी को फ्रेश पोजीशन लेनी है तो 298 के स्टॉप लॉस के साथ फ्रेश पोजीशन लेने चाहिए। जैसे मैंने कहा 315 के टारगेट्स कल परसों तक देखने मिल जाएंगे। बढ़िया मूव इन बैंकिंग काउंटर्स में। और एक बार आखिरी जो मिनट रह चुका है ट्रेड का, डाउ फ्यूचर्स पर भी एक बार नजर मेरी गई है तो 300 अंकों की बढ़त वहां पर देखने को मिली है। तो ये विदेशी बाजारों में हम तेजी देख रहे हैं, उसका पूरा फायदा भारतीय बाजार में भी ट्रेडर्स ने आज अपना लिया है। स्टॉक जिन्होंने आउट परफॉर्म किया फटाफट आपको बता दें, दिग्गजों का जिक्र यहाँ पर हेमंत कर ही रहे थे, लेकिन मिड कैप साइड पर देखिए कैनरा बैंक आज का स्टार परफॉर्मर है, 10% ऊपर। सीईएससी में हमने देखा वो एनसीएलटी से फाइनल ऑर्डर आना बाकी है लेकिन अप्रूवल मिल चुका है डीमर्जर को लेकर, तो स्टॉक भागा। अदानी एंटरप्राइजेस क्योंकि इन्होंने कोल के ब्लॉक्स के लिए लाइन अप कर लिया है तालावीरा प्लांट के लिए और उसमें तेजी आई। जस्ट डायल, येस बैंक, टिबेटियन ब्रॉडकास्ट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बाटा, टाइटन, एलआईसी हाउसिंग, लिस्ट लंबी है आज उन तेजी वाले खिलाड़ियों की और क्या दमदार तेजी आज हमने देखी है। ये सीमित नहीं थी तेजी सिर्फ दिग्गजों में, हमने देखा मिड कैप काउंटर्स ने भी पार्टिसिपेट किया है लेकिन उसके बावजूद एडवांस डिक्लाइन रेशियो नेगेटिव है, यानी कि ज्यादातर जो एक्शन हुआ है निचले लेवल से पॉजिटिव टेरिटरी में जो बाजार आया है इसमें सबसे बड़ा योगदान शॉर्ट कवरिंग का ही है। देखना होगा कल क्या और शॉर्ट कवरिंग होती है या फिर कुछ तेजी की पोजीशंस लेने के लिए तैयार रहते हैं लोग। फिलहाल आज का बाजार बंद हो चुका है 33,105, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि 500 पॉइंट की तेजी दिखा पाएगा बाजार, 10,140 ही हो गया है। तो ये जो अनएक्सपेक्टेड वाला माहौल है ये ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में हो। हांगकांग का बाजार जो 250 पॉइंट नीचे था, ध्यान रखिए वो 250 पॉइंट ऊपर जाकर बंद हुआ है। तो ऐसा नहीं कि भारत में ये अनएक्सपेक्टेड मूव देखने को मिला है। हांगकांग के मार्केट्स भी दिन के निचले स्तर से करीब 500 पॉइंट रिकवर हुए हैं। जापान का बाजार सुबह देखिए दबाव में था और इसने भी रिकवरी दिखाई है और इन सब ने रिकवरी इसलिए दिखाई है क्योंकि अब ट्रेड वॉर को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं वो ये चल रही हैं कि हो सकता है 30 दिनों के नेगोशिएशन के बाद मामला सुलझ जाए, ट्रेड वॉर इतना गहराए नहीं। और 2 दिनों में देखिए इस ट्रेड वॉर की आवाज़ों को देखकर हम लोग दुबले हो रहे थे और अब ये चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी नेगेट होती हुई नज़र आ रही हैं। सुबह हम लोग बात कर रहे थे, वागले साहब को याद होगा, वागले साहब बग्गा साहब कह रहे थे
ज़्यादा चिंता विंता मत करिए, ये ट्रेड वॉर जो है वो ख़त्म हो जाएगी। और हमारा जो पिछली कुछ दिनों से थ्योरी रही है वो ये है, जो गरजते हैं बादल वो बरसते नहीं हैं। और आप देखिए नॉर्थ कोरिया ने भी कभी हमला किया नहीं। ये भी जो कह रहे हैं हो सकता है मामला संभलता हुआ नजर आए। जैन साहब, अगर ये ट्रेड वॉर का मामला बिल्कुल सुलट गया, ये बताइए तो फिर क्या कच्चा तेल ही दिक्कत रहेगी और तो कोई दिक्कत आपको नई तो नजर नहीं आ रही? देखिए ये सही है, मैं भी सुन रहा था आज और वो बहुत स्टेटमेंट सही भी था। देखिए ये वाकई में वो गरसने और बरसने वाली बातें हैं। और ट्रेड वॉर देखिए इतना इजी नहीं रहा, क्योंकि पहले 2002-3 की बातें अलग थी और अब बातें बिल्कुल अलग है। और अगर ये स्टार्ट भी होता तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो नेगोशिएट करने की वजह से एक स्ट्रिक्ट स्टेटमेंट या बड़े ट्वीट करते हैं फिर बाद में नीचे आए। तो मुझे लगता है कि रिजॉल्व होगा। और चाइना और अमेरिका दोनों, चाइना के साथ अफोर्ड नहीं कर सकता अमेरिका, कंजम्पशन और बाकी सारी चीजें काफी कनेक्टेड है वो लोग की। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉइंट अगर सुलझता है तो सर्टेनली ग्लोबल क्यूज के फ्रंट पे क्रूड ऑयल की अलावा दूसरी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। बट इंडिया में जो डोमेस्टिक इश्यूज है, जो इलेक्शंस के रिजल्ट्स है, वो एक वॉलेटिलिटी हमेशा बनाए रखेंगे। सो आई फील दैट फिर बाद में स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे फोकस करेंगे, वो ज्यादा जरूरी है। नहीं, इंडिया में तो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संकेतों के चलते जितना हम दुबले हो रहे थे फिर उतने दुबले होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर्षदा और हम लोग कुछ ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स पढ़ रहे थे, वो कह रहे थे कि ताइवान जो है वो दरअसल 10% एक्सपोर्ट करता है चाइना को। तो दुबला तो ताइवान को होना चाहिए, ताइवान तो गिर नहीं रहा और हम लोग जबरदस्ती यहाँ पर दुबले होते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल अगर अमेरिका के बाजारों में जितनी तेजी आज डाउ फ्यूचर्स दिखा रहा है इतनी हुई करीब करीब 290 पॉइंट की, तो ठीक, उससे कम हुई तो ध्यान रखिएगा कल सुबह दिक्कत हो सकती है। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्तर पर देखिए जाकर क्लोजिंग हुई है 10,130, यानी मेक और ब्रेक लेवल है। ये 200 दिन का डेली मूविंग एवरेज है जहां पर जाकर भारतीय बाजारों ने समाप्ति की है। तो बुल्स ने पूरा जोश लगाया, लेकिन बहुत ही शानदार सेशन रहा, शॉर्ट कवरिंग ही सही लेकिन तेजी तो भारतीय बाजारों में देखने को मिली है। बहुत बहुत शुक्रिया वागले साहब, किरण जी, संदीप जैन साहब, आप सभी का समय निकालने के लिए और आज इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इस नोट पर हर्षदा और मुझे दीजिए विदा, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नेहा हमारे साथ जुड़ेंगी ब्रेक के उस पार। नमस्कार।